जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है एनवायरनमेंट गवर्नेंस को लेकर के। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है ना कि उनका जो वन शक्ति में उन्होंने जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उन्होंने पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। अभी एनवायरनमेंट गवर्नेंस के बारे में किस बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे कि कोई गवर्नमेंट है या फिर कोई प्राइवेट प्लेयर है, हम गवर्नमेंट का नाम लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट को है ना, अभी कोई नया नेशनल हाईवे बनाना है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे बनाने के लिए हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स है, जैसे कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा समझ लो। ये क्या होता है ना, अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे नेशनल हाईवे बनाना है, कोई टनल बनाना है, कोई कोई पीएसयू बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो किसी न किसी ज़मीन पे बनेगा। तो उस ज़मीन पे अगर ये नेशनल हाईवे बनता है ना, तो क्या क्या डैमेज हो सकता है, जैसे कि कितना एनिमल डैमेज होगा, अगर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है तो क्या वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्या हम कितने ट्री वगैरह काटेंगे और उससे कितना एनिमल का डैमेज होगा, ये सब कुछ हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कब कैलकुलेट करना पड़ता है? ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले। नेशनल हाईवे कुछ नहीं बना है उससे पहले हमें सारी की सारी ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है कि एनवायरनमेंट को कितना डैमेज होने वाला है इससे। इसको क्या बोलेंगे हम? प्री एनवायरनमेंट क्लियरेंस। मतलब कि हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया उससे पहले ही, प्री मतलब पहले ही हमने एनवायरनमेंट क्लियरेंस ले लिया। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं नेशनल हाईवे बना दिया, उसके बाद में मैं एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेता हूँ कि हाँ हमने तो बना तो दिया गलती से, अब बताओ कि हम क्या क्या एनवायरनमेंट का डैमेज होता है। इसको क्या बोलूँगा मैं? पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस। मतलब कि मैंने हाईवे बना दिया और उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि कितना एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट फैक्टो। अच्छा, आपका भी माइंड ये कह रहा होगा यार कि हमने अगर नेशनल हाईवे बना दिया है तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी होगी, वहाँ पे पूरे ट्रीज़ काट दिए गए होंगे और वहाँ पे कोई रिवर जा रही होगी तो वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी होगी, सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका होगा, तो हमें पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए? आपका भी माइंड कह रहा है कि हमें पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना चाहिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से। सही बात है कि भाई कितना वहाँ पे एनवायरमेंट को डैमेज होगा। और अगर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कहती है कि नहीं यार कि बहुत ज़्यादा ही आप एनवायरमेंट को डैमेज कर दोगे, तो कितनी बार वो प्रोजेक्ट भी क्लियर नहीं होता है, वो प्रोजेक्ट बनता ही नहीं वहाँ पे। सही बात है, सब कुछ लॉजिक चल रहा है। लेकिन क्या हुआ ना 2017 में, तो मतलब कि हमें हमेशा प्री एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेनी चाहिए, पोस्ट नहीं लेनी चाहिए। लेकिन 2017 में एक नया रूल है गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने क्या कहा कि हाँ आज के बाद में इंडिया में पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी चलेगा। मतलब पहले आप आराम से प्रोजेक्ट बना दो, चाहे वो नेशनल हाईवे बनाओ, चाहे कोई टनल बनाओ, चाहे आप कोई पीएसयू बनाओ, कुछ भी बनाओ, और बाद में आप जा करके बता दो कि हाँ यार कि हमसे इतने ट्री कट गए और इतना एनवायरनमेंट डैमेज हो गया और ये सब कुछ हो गया, लास्ट में पेनल्टी देने को तैयार है। ये नहीं होना चाहिए था ना। देखो, अगर आपने पेड़ काट दिए तो आप भले 10 करोड़ का भी फाइन दे दोगे ना, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पेड़ों को आप वापस इतने ही कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए 10 साल लगेंगे, क्योंकि वो 10 साल में मैच्योर होंगे। आपने पैसे दे करके आप कार्बन लेवल को कम नहीं कर पाएंगे ना। पैसों से कार्बन लेवल का क्या लेन देना है? कोई लेन देना नहीं। वो तो सिर्फ ट्री कर सकता था, लेकिन हमने उनको तो काट दिया। मतलब कि हमें पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस तो लेनी नहीं चाहिए थी। लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ने कहा कि आज के बाद में इंडिया में पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही सारे की सारी रूलिंग्स है। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। और क्या हुआ बाद में कि ये वाले रूलिंग के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उसको बोलते हैं वन शक्ति केस। वन शक्ति केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ ये 2017 का जो रूल था ना, इसको हटाओ, ये बकवास रूल है। इससे तो हमारा पूरा का पूरा एनवायरमेंट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। कि आप पहले तो प्रोजेक्ट बना लेंगे, बाद में एनवायरमेंटल क्लियरेंस सकेंगे, उस एनवायरमेंट के क्लियरेंस का फ़ायदा क्या रहा? कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो पहले लेके आते ना, आप तो पहले बताते कि हाँ हम इतने पेड़ काटने वाले हैं, हम हमसे ये नदी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमसे ये वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आपको बनाने नहीं देते इस प्रोजेक्ट को, अगर हमारा एनवायरमेंट इतना डैमेज हो रहा है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चालाकी से क्या किया 2017 की रूलिंग में कि हाँ आप प्री की जरूरत नहीं है, पोस्ट फैक्टर कर लो, मतलब बाद में भी एनवायरमेंट क्लियर लेके आओगे तो भी चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हम तो एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये दोनों रूलिंग के बिल्कुल खिलाफ था ये वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे एनवायरमेंट को ऊपर प्रायोरिटी देंगे और इस रूलिंग को हम अल्ट्रा वायर्स कह रहे हैं, इस वर्क हम पूरा का पूरा खत्म करें। इसका बोलते हैं वन शक्ति। लेकिन क्या हुआ ना, ये वन शक्ति आया था मई 2025 में। लेकिन अभी नवंबर 2025 के अंदर क्या हुआ, वापस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं यार चलेगा, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस भी चलेगा। मतलब कि हमने बनाया एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसमें कहा कि हमें पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लेके आनी है। हमने कहा ठीक है। लेकिन 2017 में क्या हुआ, नई रूलिंग आई, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि पोस्ट फैक्टो भी चलेगी, मतलब पहले प्रोजेक्ट बना लो, बाद में एनवायरमेंट क्लियरेंस लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वन शक्ति रूलिंग में कहा कि नहीं नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, इससे तो हमारा एनवायरमेंट पूरा डैमेज हो जाएगा। आप तो मनचाहे पेड़ काटते रहोगे और बाद में कागज़ थमा दोगे, उस कागज़ का हम करेंगे क्या कि हमने तो इतना पेड़ काट दिए। तो इन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी 2017 की रूलिंग गलत है, इसलिए हम प्री एनवायरमेंट क्लियरेंस लेके आना जरूरी है। पहले अब बताओ कि क्या क्या आप काटने वाले हो।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इस वाली रूलिंग को, वन शक्ति रूलिंग को भी हटा दिया। उन्होंने कहा कि भाई पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस भी चलेगा। ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। अब हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। ये बैकग्राउंड मैंने समझा दिया एक बारी में ताकि पूरा समझ में आ जाए। हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं पूरा कि वन शक्ति का जजमेंट आया था मई 2025 में। इसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस मतलब कि प्रोजेक्ट बनने के बाद में, हाईवे बनने के बाद में जो एनवायरमेंट क्लियरेंस लेके आ रहे हो ना, वो कंप्लीटली इलीगल है। ऐसा हमें नहीं चाहिए। एनवायरमेंट क्लियरेंस अगर बाद में देंगे तो वो अलाउड नहीं है, पहले लेके आओ। प्रोजेक्ट बनने से एक ईंट लगाने से पहले बताओ कि आप वहाँ पे क्या क्या डैमेज करने वाले हो। उसके बाद हम सोचेंगे कि आपका प्रोजेक्ट के लिए परमिशन दे या नहीं दे। एनवायरमेंट लॉ का बेसिक रूल क्या है यहाँ पे कि पहले क्लियरेंस लेके आओ। सही बात है, पहले बताओ कि आपने क्या क्या करने वाले, उसके बाद में प्रोजेक्ट लेके आओ। और ये कौन से लॉ हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997 का और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 1994 और बाद में अमेंडमेंट है तो 2006 के अंदर। ये रूलिंग कहती है कि हमें एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस देना है प्रोजेक्ट से भी। पहले क्लियरेंस लेके आओ, बाद में प्रोजेक्ट की अनुमति मिलेगी आपको। इसको बोलते हैं कि एनवायरमेंट क्लियरेंस फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, हमें बात समझ में आती है, इतना तो हम भी बेसिक समझ सकते हैं। अब नवंबर 2025 में क्या बदला है यहाँ पे कि नई बेंच ने वन शक्ति का जो जजमेंट आया था ना, उसको पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। ठीक है, नई पोजीशन क्या है सुप्रीम कोर्ट की अब कि अब इंडिया में भी पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस को अलाउ कर दिया गया। मतलब कि पहले आराम से आप हाईवे बना दो, सारे पेड़ पौधों को काट दो, फिर एक कागज़ में लिख के दे दो कि सर हमने इतना काट दिए पेड़ पौधों को, इससे ये वाइल्ड लाइफ सारी डिस्टर्ब हो गई है और ये नदी नाले थे सब कुछ खराब कर दिया हमने, और प्लीज़ अब हमें एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दो। अगर क्लियरेंस मिल भी गया तो उसका फ़ायदा क्या है? आपने सब कुछ डिस्टर्ब तो कर ही दिया ना पहले ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ कोई बात नहीं, इंडिया में अब बाद में भी आप एनवायरमेंट किस लेके आओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये किस वाले केसेस में होगा? सिर्फ रेयर, एक्सेप्शनल और नैरो सिचुएशन केसेस में मिलेगी। हर एक प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होगा। जो बहुत ही रेयर केस होंगे, एक्सेप्शनल केस होंगे या फिर नैरो सिचुएशन में, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि भाई हमारे यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर बॉर्डर है ना, यहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एक हाईवे बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आर्मी पहुँचा सकें और हम एम्यूनिशन की सप्लाई पहुँचा सकते हैं, हम टैंक वगैरह वहाँ आसानी से पहुँचा सकें। तो यहाँ पर आप पहले गवर्नमेंट है ना जा करके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेके नहीं आएगी। वो क्या करेगी कि भाई ये तो बहुत ही रेयर केस है, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है और बहुत नैरो सिचुएशन है, बहुत कम टाइम है हमारे पास, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हाईवे बनाएंगे, चाहे हमें कितने पेड़ पौधे काटने पड़े। मतलब एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले इस काम को करो। पहले हम हाईवे बनाएंगे ताकि हम हमारी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को अच्छा कर सके, हम वहाँ पे अपनी आर्मी को सप्लाई वगैरह सब कुछ करा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एनवायरमेंट क्लियरेंस पहले नहीं मिले, कोई दिक्कत वाली बात, बाद में ले लो। इसको बोलते हैं रेयर, एक्सेप्शनल और नैरो सिचुएशन वाले केस। अगर प्रोजेक्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, कौन कौन से केस बताया सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है, या फिर इमीडिएट शटडाउन से बहुत पब्लिक लॉस हो जाएगा। इसका एग्जांपल सुनो, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि वो एक कोई टनल बना रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कोई टनल बनने वाली थी, अटल टनल है ना वगैरह, वैसे टनल बनने वाली थी। अब क्या हुआ कि आधी टनल बन गई और अब सुप्रीम कोर्ट पे केस कर दिया कि सर कि वो तो बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के वो तो टनल बना रहे हैं। और अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि वाह चलो सर हम भी प्रोजेक्ट को रोक लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब तक टनल को ये चारों तरफ से सिक्योर नहीं करेंगे ना, यहाँ पे अगर ईंटें वगैरह ढंग से नहीं लगेंगे तो पूरा पूरा पहाड़ ही ढह जाएगा, पूरा पहाड़ ही गिर जाएगा नीचे। अगर ये गिरता तो यहाँ पे अगर लोगों के घर होंगे ना, तो सबके सब वहाँ पे खत्म हो जाएंगे लैंडस्लाइड के कारण। तो अगर जैसे कि अगर इस प्रोजेक्ट को इमीडिएटली शट डाउन कर दिया तो पब्लिक का लॉस हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो इसी जगह पर भी एनवायरमेंट क्लियरेंस बाद में ले लो, पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो ताकि पब्लिक लॉस ना हो। यहाँ पे बात समझ में आ गई। प्रोजेक्ट अगर ऑलरेडी बन चुका है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो या इमीडिएट शट डाउन से पब्लिक लॉस हो, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एनवायरमेंट क्लियरेंस को बाद में ले लो। यानी कि रूल क्या कह रहा है कि हाँ एनवायरमेंट क्लियरेंस तो हमें सबसे पहले लाना पड़ेगा, प्री लाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट से भी, प्रोजेक्ट से प्री लाना पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्शन केस में, रेयर केस में हाँ पोस्ट फैक्टो इसे चलेगा। अगर कोई रेयर केस है, कोई एक्सेप्शनल केस है, तो वहाँ पे हम बाद में भी पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस लेके आ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। ये गवर्नमेंट ने कहा। और कोर्ट ने कुछ पुराने केसेस थे उनको भी राइट डाउन किया, जैसे कि एलेम्बिक फार्मा जो 2020 में कोरोना वगैरह वायरस वगैरह बना रहे थे, उस समय पर भी इन्होंने क्या किया था कि एनवायरमेंट क्लियरेंस पहले नहीं ली थी। इन्होंने कहा कि सर आज तो बहुत रेयर केस चल रहा है, कोरोना का अचानक से फाइटिंग आ रही है, तो हमें और ज़्यादा इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी ताकि हम कोरोना पे रिसर्च कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, आप थोड़े बहुत पेड़ काट दिए हमें दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोरोना वायरस पे थोड़ा अच्छे से वर्क कीजिए। तो इनको भी एनवायरमेंट क्लियरेंस बाद में मिली थी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो पुराने वाले केसेस के हिसाब से काम किया। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब कि आज कहते हैं कि एनवायरमेंट क्लियरेंस तो फर्स्ट है, मतलब पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लेके आनी है, प्री लेके आनी है। लेकिन अगर रेयर केस है, एक्सेप्शन केस है, तो उसमें पोस्ट फैक्टो भी चलेगा, बाद में भी करोगे तो भी चलेगा। एनवायरमेंट क्लियरेंस पहले रहना क्यों ज़रूरी है वो थोड़ा देखते हैं हम, कि एनवायरमेंट क्लियरेंस इसी मतलब एनवायरमेंट क्लियरेंस होता है, इसका पर्पस क्या है कि डैमेज को पहले ही रोकना। अगर आपने हाईवे बना दिया, ठीक है ना, ये पहाड़ था, हाईवे बना दिया यहाँ पे,
हमने कल पढ़ा था ना नेशनल हाईवे 701A वाला, उसमें बहुत सारे हमने कंसर्न देखे थे कि वहाँ पे क्या-क्या तकलीफ होती है। अगर जैसे आपने हाईवे बना दिया ना ये, तो यहाँ आपने पेड़ तो काट दिए ना भाई, ठीक है? यहाँ पे अगर कोई नदी जा रही थी तो यहाँ का डेब्रिस यहाँ जाकर के पूरी की पूरी नदी को य ये रास्ते को ब्लॉक कर देगी, तो सारा पानी यहाँ से बहेगा, तो फ्लड आ सकता है, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो हमें तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस पहले लेके आओगे, तभी तो ये सारी चीज़ें हम रोक पाएँगे, इन पेड़ों को कटना रोक पाएँगे, इस फ्लडिंग को रोक पाएँगे। अगर आपने पहले प्रोजेक्ट बना दिया, पहले आपने हाईवे बना दिया, उसके बाद में आप क्लियरेंस लेके आ रहे हो, तो यहाँ तो फ्लड आ चुका है, यहाँ तो जान-माल की हानि हो चुकी है। हमें वो सब चीज़ें रोकनी है। हमें क्या रोकना है कि जो पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है, जो बाद में एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल रहा है हमें, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सही बात है, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन पहले हो चुका है। फॉरेस्ट, रिवर, एयर सब कुछ इम्पैक्ट हो चुकी है, सब कुछ पोल्यूट हो चुकी है वहाँ पे। बाद में क्या होगा? बाद में सिर्फ पेनल्टी दे देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहेगी कि लो सर ये पेनल्टी ले लो और हमें छुट्टी कर दो। और वो मिटिगेशन प्लान लेके आएगी, मतलब कि हमने सर 10 लाख पेड़ काट दिए ना, तो हम अगले 5 सालों में 10 लाख नए पेड़ों को उगा देंगे। अरे यार, आप जो अगले 5 सालों में उगाओगे ना, उनको उनको वापस इतना ही स्ट्रॉन्ग पेड़ बनने में 10 साल लगेंगे। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? हमारा एनवायरनमेंट तो आज ही डैमेज हो गया ना। आपने 10 लाख पेड़ तो आज ही काट दिए। अब नए 10 लाख पेड़ लगाओगे तो उनको 10 साल लगेंगे वापस ग्रो होने के अंदर। और तब तक क्या होगा? तब तक तो हमारा एनवायरनमेंट डैमेज ही रहेगा। तो ये मिटिगेशन पॉलिसी इतनी वर्क नहीं करेगी बाद में। और या फिर लास्ट में डेमोलिशन करना पड़ेगा, उस वाले हाईवे को तोड़ना पड़ेगा। अगर हाईवे बन गया, सोच के देखो, अगर हाईवे बन गया तो यहाँ पे पेड़ पहले ही कट चुके हैं, फ्लड वगैरह आ चुके हैं। अब इस हाईवे को वापस तोड़ दिया, तो क्या फ़ायदा रहा? कोई फ़ायदा नहीं रहा। भाई ये एनवायरनमेंट तो आपने डैमेज कर ही दिया ना, इस डेमोलिशन का फ़ायदा क्या? कुछ भी नहीं है। मतलब कि एनवायरनमेंट लॉ का कोर आइडिया क्या है कि हमें प्रिवेंशन करना है, क्योर नहीं करना है। मतलब कि हमें ये पहले ही हाईवे को बनने ही नहीं देना है ताकि एनवायरनमेंट बचा रहे। हमें बाद में इसको तोड़-ताड़ नहीं करना है, हमें पहले बनने ही नहीं देना है इसको। चलो ठीक है। इसलिए पोस्ट फैक्टो जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस होता है ना, ये बहुत डेंजरस होता है एनवायरनमेंट को लेकर के, ठीक है। कोर्ट ने ये इश्यू को दोबारा क्यों खोला ये देखते हैं हम। देखो वन शक्ति जजमेंट था ना, इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन था। मैंने बताया था कि 2017 में एक रूलिंग आई थी। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या होता था, प्री ईसी लेके आओ, पहले लेके आओ एनवायरनमेंट क्लियरेंस। लेकिन 2017 की रूलिंग में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नहीं, पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी चलेगा इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2017 की रूलिंग है ना, उसको हम अल्ट्रा वायर करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये हमारे एनवायरनमेंट के पूरा खिलाफ है। तो इन्होंने क्या किया, 2017 की रूलिंग को स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन ये स्ट्राइक डाउन कब किया? मई 2025 में, हमने ऊपर देखा था। तो 2017 से मई 2025 तक जितने भी प्रोजेक्ट बने ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सारे प्रोजेक्ट को हम कोई दिक्कत नहीं, अगर ये पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेके आया, मतलब कि बाद में एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेके आया ना, तो इसको हम चलने देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मई 2025 के बाद में अगर कोई पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस से किसी ने प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको हम नहीं चलने देंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सब बराबर है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस से कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसको अलाउ किया गया है मई 2017 से लेकर 2025 तक, ठीक है ना, ये दिक्कत आ रही। और मई 2025 के बाद में अगर कोई भी पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस से अगर प्रोजेक्ट बनता है तो उसको अलाउ नहीं है। एक जगह अलाउ है, एक जगह अलाउ नहीं है। ये तो आर्टिकल 14 का वोल्यूशन है या नहीं, सोच के बताओ। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ पे है? यहाँ तो रहा ही नहीं। इसको भी पनिश करना चाहिए था, इसको भी पनिश करना चाहिए था। ये वाले प्रोजेक्ट को भी डिमोलिश कर देते, ये भी इनको भी तोड़ देना चाहिए था और बाद वालों को भी नहीं बनना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया यहाँ पे, इक्वलिटी बिफोर लॉ को उन्होंने तबाह कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि हाँ, कि हम पहले वाले प्रोजेक्ट को चलने देंगे, अब वाले प्रोजेक्ट को हम बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, या तो इन प्रोजेक्ट को भी चलने दो, इनको भी चलने दो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को ठीक करने के लिए, समझ में आई ना, इस वाली चीज़ को ठीक करने के लिए अभी नया जजमेंट आया। ये विशाखा जजमेंट था, अभी नवंबर में जजमेंट आया, इन्होंने वापस कह दिया कि हाँ, जो पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है उसको हम वापस अलाउ करते हैं। मतलब कि पहले तो 2017 देखो समझने को थोड़ा टफ है, मेरे को पता है, लेकिन क्या करूँ मैं, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। ये मई 2025 की बात थी या नवंबर 2025 की बात थी, ये वन शक्ति वाला केस था। यहाँ पर क्या कहा कि पोस्ट फैक्टो चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पोस्ट फैक्टो नहीं चलेगा। अब वापस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पोस्ट फैक्टो चलेगा। बात समझ में आ गई। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस वाले थे सिस्टम, पोस्ट फैक्टो वाले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस रूलिंग को नहीं मानेंगे लेकिन इस प्रोजेक्ट को मानेंगे। और बाद में क्या कहा कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये पोस्ट फैक्टो मना कर दिया ना, तो यहाँ पे मई से लेके नवंबर तक जितने भी पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस से जितने प्रोजेक्ट बने ना, उनको हम नहीं मानेंगे। मतलब कि इनको तो इन सारे प्रोजेक्ट को मानेंगे ये, लेकिन इन वाले प्रोजेक्ट्स को नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं चलेगी, ठीक है। इसी इक्वलिटी बिफोर लॉ को ठीक करने के लिए वापस इनको क्या करना पड़ा, यहाँ पे अलाउ करना पड़ा, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। मतलब कि आर्टिकल 14 को उन्होंने वापस भी रीइंस्टेट किया है। अदरवाइज़ क्या होता ना कि सुप्रीम कोर्ट भी वही गलत ठहर जाता है यहाँ पे। चलो बात समझ में आई यहाँ पे, ठीक है। और पहले वाले जितने भी 2017 से लेकर 2025
मई तक वन शक्ति वाला तक इन प्रोजेक्ट्स को अलाउ कर दिया गया था, ठीक है ना, और बाद वालों को अलाउ नहीं किया था, इसलिए आर्टिकल 14 का एवोल्यूशन था पूरा का पूरा, ये कॉन्ट्रडिक्शन था यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ कि पुराने वाले वर्ल्ड सारे के सारे सेफ हो गए, इन्होंने यहाँ इस वाले पीरियड में जितने भी इलेक्शन वो एनवायरमेंट क्लियरेंस को बाद में लेके आए थे पोस्ट फैक्टो वाले, तो ये सारे के सारे सेव हो गए, लेकिन जो नए वोलेटर्स थे, ये नए वोलेटर्स थे, ये नवंबर 2025 तक ये सारे के सारे पनिश हो रहे हैं, ठीक है ना, इनके सारे प्रोजेक्ट को गिरा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनके भी प्रोजेक्ट को गिराओ, इनके प्रोजेक्ट को गिराओ, ठीक है। यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा था, तो वोलेशन ऑफ फेयरनेस था, आर्टिकल 14 का ये पूरा का पूरा वोलेशन था। तो नई बेंच ने क्या कहा कि ये जो इनकन्सिस्टेंसी इसको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। बात समझ में, थोड़ा डिफिकल्ट था, टेक्निकल था, पर समझ में आ गया। करंट लीगल पोजीशन क्या है आज के समय पे, क्या हो रहा है कि क्या पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस लीगल है क्या? बिल्कुल लीगल नहीं है, लेकिन ये एक कंडीशन पे लीगल है, वो जब रेयर प्रोजेक्ट हो, कोई एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट हो या नैरो सिचुएशन वाला प्रोजेक्ट होगा ना, तब हाँ, तब हम बाद में एनवायरमेंट क्लियरेंस लेके आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ओनली रेयर एक्सेप्शनल है, ठीक है। क्या एनवायरमेंट क्लियरेंस का फर्स्ट रूल है क्या? बिल्कुल रूल है आज भी, मतलब हमें पहले प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमें एनवायरमेंट क्लियरेंस लेके आना पड़ेगा, बाद में प्रोजेक्ट को बनाएंगे, लेकिन रेयर एक्सेप्शन वाले में कोई दिक्कत नहीं। क्या गवर्नमेंट हर एक प्रोजेक्ट को पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस लेके आ सकती है क्या? नहीं, ऐसे रूटीन काम नहीं कर सकती, हर प्रोजेक्ट को ये बाद में एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लेके आएगी, इनको पहले लेके आना पड़ेगा, एब्सोल्युटली नोट है, मतलब कि हर केसेस को ये ऐसे रूटीन वर्क नहीं करेगी कि हाँ बाद में एनवायरमेंट क्लियरेंस लेंगे, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इंडिया में पहले लाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगानी पड़ेगी। देखो, अगर कोई अडानी जी है फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बिहार में कोई लैंड के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह खोलना चाहते हैं, कोई भी एक कंपनी खोलना चाहते हैं ना, तो उनको ज़मीन की ज़रूरत होगी, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे, उनको काटेंगे, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाओ, स्ट्रांग मॉनिटरिंग करो, गवर्नमेंट को कह रहे हैं, ताकि कोई भी एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए कोई मतलब कि परेशानी ना हो वहाँ पे। और क्या होगा, जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको डाइल्यूट नहीं करें, और एक्सेप्शनल अप्रूवल दे, हर केसेस को एक्सेप्शन नहीं बनाना है, एक्सेप्शनल केसेस को एक्सेप्शन बनाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। एडिटोरियल क्या व्यू है यहाँ पे कि जो पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस है उसको ईजी अप्रूवल बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट को ढंग से सोचना चाहिए कि हाँ, क्या ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो रेयर है, एक्सेप्शनल है, क्या नैरो सिचुएशन के हिसाब से हो रहा है, तभी उसको एज ए एक्सेप्शनल केस करार करना चाहिए, और बाद में वो पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस ले सकते हैं। अदरवाइज पहले प्री एनवायरमेंट क्लियरेंस लेके आओ, अदरवाइज प्रोजेक्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। और एनवायरमेंट का जो रूल है कि पहले स्टडी करो बाद में प्रोजेक्ट बनाओ, इसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर कोई सा लीगेसी वोलेशन होता है उसको टाइटन करो, पेनलाइज करो, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन एनवायरमेंट को डैमेज करता है, हाँ उसको पेनलाइज करना है हमें, वहाँ पे पनिशमेंट ज़्यादा रखनी, ताकि डिटरेंस बने सोसाइटी के अंदर में। फाइनल टेक अवे क्या है, हमने क्या सीखा यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि वन शक्ति को फुल्ली ओवरटर्न नहीं किया है। वन शक्ति में जो कहा था ना कि पोस्ट फैक्टो वाला 2017 की रूलिंग को ख़त्म कर दिया था, उसको पूरा ओवरटर्न नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है कि हाँ नैरो एक्सेप्शन केस दिया है, ठीक है। और जो एनवायरमेंट क्लियरेंस की जो फर्स्ट रूल था वो अभी भी बाइंडिंग है, डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल है, मतलब कि हर एक केसेस को पहले प्री ही लेके आना पड़ेगा, वो सिर्फ रेयर और एक्सेप्शनल केसेस होंगे जो पोस्ट फैक्टो भी चल जाएंगे, ठीक है। पोस्ट फैक्टो जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है वो कब चलेंगे, एक्सेप्शन पे, लेकिन ये रेगुलर प्रोसेस नहीं होगी, सही बात है। और ये जो आर्टिकल था ये पूरा बताता है कि सेंटर और सुप्रीम कोर्ट का क्या रिलेशन चल रहा है, इस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है यूपीएससी में, ये कहाँ का काम आ सकता है, एनवायरमेंट लॉ में काम आ सकता है, जुडिशियल रिव्यू में काम आ सकता है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी में काम आता है, और ये प्रोसेस के अंदर काम आ सकता है। थैंक यू।